पिछली वीडियो या कहिए कि पार्ट 1 में आपने देखा कि शिकायत से लेकर चार्जशीट तक क्या क्या स्थितियां होती हैं, कौन कौन सी स्टेज होती है। उसमें आरोपी को कॉपीज आदि देना भी शामिल था। जो केस सेशंस कोर्ट में जाने थे, मजिस्ट्रेट साहब ने उन्हें आगे कमिट करके सेशंस कोर्ट में भेज दिया और जिनके मुकदमे मजिस्ट्रेट साहब के सामने चलने थे उन्होंने अपने पास रख लिया और आरोपी को उसकी कॉपीज दे दी। यहाँ दो महत्वपूर्ण बातें और होती हैं। पहली बात, जो कागजात आरोपी के अनुसार जरूरी थे और पुलिस आईओ ने जांच के दौरान उन्हें रिकॉर्ड पर नहीं लगाया था, तो उन कागजात को कोर्ट में पेश करवाने के लिए सेक्शन 91 सीआरपीसी की एप्लीकेशन लगाई जाती है। यदि वह एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 91 सीआरपीसी मंजूर हो जाती है तो आपके वे महत्वपूर्ण कागजात कोर्ट में पेश कर दिए जाते हैं और आप उनका फिर ट्रायल के दौरान उपयोग कर पाते हैं। उदाहरण के लिए, जो सीडीआर आरोपी को बेगुनाह दिखाता है लेकिन पुलिस आईओ ने रिकॉर्ड पर नहीं लगाया है, उसे सेक्शन 91 सीआरपीसी के तहत लगवाया जा सकता है। यह बहुत महत्वपूर्ण अदालती ताकत है जो आरोपियों को कई बार बहुत रिलीफ दे देती है। दूसरी बात है बेल। आरोपी की बेल भी सर्वाधिक महत्वपूर्ण मुद्दों में से एक होती है। बेल में कई झंझट होते हैं। मजिस्ट्रेट के पास मिल जाने वाली बेल जो सेक्शन 437 सीआरपीसी में मिलती है, अग्रिम रूप से मिल जाने वाली बेल जो सेक्शन 438 सीआरपीसी में मिलती है, सेशंस कोर्ट या हाई कोर्ट से मिलने वाली रेगुलर बेल जो सेक्शन 439 सीआरपीसी के तहत मिलती है। और भी स्थितियां हैं। यदि जांच में पुलिस को आरोपी की बेगुनाही का पता लग जाए और पुलिस आईओ उस आरोपी को गिरफ्तार न करे और चार्जशीट कोर्ट में फाइल कर दे, लेकिन उस चार्जशीट में रेप जैसा गंभीर आरोप लगा हुआ हो, तो उस स्थिति में आरोपी की बेल की क्या प्रक्रिया होगी? यह बहुत पेचीदा प्रश्न आजकल बन गया है। पहले दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस विपिन सांघी ने एक जजमेंट दिया था, कोर्ट ऑन इट्स ओन मोशन वर्सेस सीबीआई, और उसके द्वारा चीजों को बहुत सरल बना दिया गया था। लेकिन अभी पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने सत्येंद्र कुमार अंतिल वर्सेस सीबीआई के निर्णय द्वारा इस मामले को दोबारा से बहुत पेचीदा बना दिया है। जिन आरोपियों को जांच अधिकारी या आईओ ने गिरफ्तार नहीं किया था, गिरफ्तारी के लायक कोई उसके पास आधार नहीं थे, उन्हें भी मजिस्ट्रेट के सामने विवश बनाकर खड़ा कर दिया गया है। हालांकि हम इस पूरे विषय पर जल्दी ही एक वीडियो अलग से प्रस्तुत करने वाले हैं। इस चैनल पर आप ऐसी ही वीडियोस देख सकते हैं जिनमें कानून पर बिल्कुल नए नजरिए से विचार किया जाता है। फॉल्स एलिगेशंस और फॉल्स केसेस, इनके ऊपर हम आपको वास्तविक कोर्ट केसेस में होने वाली वास्तविक कार्रवाई के बारे में बताते हैं। सच्चे कोर्ट केसेस में झूठे गवाहों को कैसे काबू करें यह बताते हैं। कानून की दूसरी प्रक्रियाएं बताते हैं। जो लोग खुद अपने कोर्ट केसेस को स्वयं समझना चाहते हैं उनके लिए यह चैनल बहुत उपयोगी है। जो यंग एडवोकेट कलीग्स कानून को सीखना शुरू कर रहे हैं उनके लिए भी यह चैनल बहुत प्रेरणादायक और जानकारियां देने वाला है। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई वीडियोस आपसे मिस ना हो जाएं। तो जब मुकदमा शुरू होता है, सबसे पहले कोर्ट, चाहे वो मजिस्ट्रेट की कोर्ट हो या सेशंस कोर्ट हो, उस मुकदमे का संज्ञान लेते हैं। संज्ञान यानी कि कॉग्निजेंस लेते हैं, और कॉग्निजेंस का साधारण भाषा में अर्थ होता है कि उस मुकदमे का जुडिशियल नोटिस लेना, कोर्ट द्वारा जुडिशियल नोटिस लेना कि हाँ ऐसा हुआ है और अब हम इसको कानून के सिद्धांतों के मुताबिक हल करेंगे। मजिस्ट्रेट द्वारा केसेस को कमिट कर दिए जाने के बाद सेशंस कोर्ट तब जाकर वहां अपने सामने उनका संज्ञान ले पाता है, उनका कॉग्निजेंस ले पाता है। जब तक कोई कोर्ट किसी मसले को अपने कॉग्निजेंस में नहीं लेगी, वह उस मामले को सुन नहीं पाएगी। कॉग्निजेंस के बाद एकदम अगली स्टेज होती है फ्रेमिंग ऑफ चार्ज की। चार्जशीट के पूरे मटेरियल के अध्ययन के बाद जज जिन धाराओं को उचित समझता है उन्हें आरोपी के ऊपर चार्ज में लगा देता है, चार्ज को फ्रेम कर देता है। यह बिल्कुल जरूरी नहीं है कि पुलिस ने जो धाराएं लगाई थी कोर्ट भी उन्हीं धाराओं को लगाए। यह कोर्ट का अपना विवेक है। अब पुलिस कुछ नहीं कर सकती है, जो करना है वह कोर्ट को करना है, और पुलिस का प्रतिनिधित्व अब कोर्ट में प्रोसिक्यूशन करने लगता है। जो ऑफिसर पुलिस आईओ का पक्ष कोर्ट में रखता है उसी को हम प्रोसिक्यूटर कहते हैं या पब्लिक प्रोसिक्यूटर कहते हैं। फ्रेमिंग ऑफ चार्ज के बाद आरोपी से कोर्ट के द्वारा हमेशा पूछा जाता है कि क्या आप आरोप को कबूल करते हो या इस पर ट्रायल चाहते हो। जो आरोपी अपने खिलाफ लगे आरोप को कबूल कर लेते हैं उन्हें सजा सुना दी
जाती है, और जो कहते हैं कि नहीं यह आरोप गलत है, हम ट्रायल चाहते हैं, तो उनके खिलाफ कहा जाता है कि प्रोसिक्यूशन अपने गवाहों को लाए और उस आरोप को साबित करे, उन दस्तावेजों को लाए जो उन गवाहों के द्वारा कोर्ट के सामने लाए जाने हैं। इस स्टेज को पीई कहते हैं या प्रोसिक्यूशन एविडेंस कहते हैं। पीई या प्रोसिक्यूशन एविडेंस के दौरान हर एक गवाह को जिसका नाम पुलिस ने चार्जशीट में लिखकर भेजा था उसे कोर्ट में बुलाकर पूछा जाता है कि बताइए क्या हुआ था। गवाह जो भी कुछ बताता है उसे स्टेटमेंट कहते हैं। जिन दस्तावेजों पर वह अपने दावे को, अपने आरोप को टिकाता है उन्हें एग्जिबिट्स कहते हैं। जैसे कोई प्रोसिक्यूट्रिक्स गवाह नंबर 1 के रूप में कोर्ट में आती है और कहती है कि आरोपी ने उसे 3 ईमेल्स भेजे थे या 3 मैसेजेस भेजे थे जिनमें बुरी बातें लिखी हुई थी, तो वह उन 3 ईमेल्स को या मैसेजेस को कोर्ट के सामने कोर्ट रिकॉर्ड पर एग्जिबिट करेगी और उन्हें इस तरह से नाम दिया जाएगा एग्जिबिट PW1/A, एग्जिबिट PW1/B एंड एग्जिबिट PW1/C। यदि कोई प्रोसिक्यूशन विटनेस उस बयान को बदल दे जो उसने पुलिस आईओ के सामने बोला था और कोर्ट में आकर कुछ दूसरी बात ही बोले तो उसे होस्टाइल विटनेस कहते हैं। वह प्रोसिक्यूशन के खिलाफ और आरोपी के पक्ष में माना जाता है और जितनी बात वह पुलिस आईओ के सामने दिए गए बयान के विरुद्ध बोलता है उतनी बात में वह होस्टाइल होता है, जितनी बात वह उसके अनुकूल बोलता है उसमें वह होस्टाइल नहीं होता है। होस्टाइल विटनेस को लेकर इस चैनल पर हमने पहले भी बहुत सारी वीडियोस डाली हैं, उसे देखकर इस बारे में अधिक जाना जा सकता है और यदि आप कहेंगे तो होस्टाइल विटनेस के ऊपर कुछ अधिक वीडियोस और भी प्रस्तुत की जा सकती हैं। जब भी कोई प्रोसिक्यूशन विटनेस अपनी स्टेटमेंट पूरी करता है तो उस स्टेटमेंट को पूरी करने के बाद डिफेंस काउंसिल उस गवाह को क्रॉस एग्जामिन करके उसकी बातों में आए हुए झूठ को पकड़ते हैं, उसे अविश्वसनीय गवाह साबित करते हैं। यह दिखाते हैं कि कोर्ट को इस गवाह के ऊपर यकीन नहीं करना चाहिए। यही बात जो डिफेंस काउंसिल उस गवाह से पूछते हैं क्रॉस एग्जामिनेशन कहलाती है। यदि क्रॉस एग्जामिनेशन ठीक ढंग से हो जाए तो झूठा प्रोसिक्यूशन विटनेस कोर्ट में टूट जाता है और इधर उधर की बातें आएं बाएं करके बोलने लगता है। आरोपी को इसका बहुत लाभ मिलता है। कोर्ट उस प्रोसिक्यूशन विटनेस के ऊपर बिल्कुल भी यकीन नहीं करता और आरोपी को मुक्त कर देता है। एक अच्छे क्रॉस एग्जामिनेशन की अनेक तकनीकें होती हैं। इंडियन लीगल सिस्टम में हम लोगों ने इसमें विशेष स्किल विकसित की है। हम अनेकों राज्यों और अदालतों में अपने क्लाइंट्स को बेहतरीन क्रॉस एग्जामिनेशन उपलब्ध करवाकर उनके जीवन और मान सम्मान की रक्षा करते हैं। हमें गर्व है कि हम अनेक फॉल्स एलिगेशन वॉरियर्स को सफलतापूर्वक उनका सम्मान वापस दिलवा पाए और हमारा ये प्रयास निरंतर जारी है। सभी प्रोसिक्यूशन विटनेसेस की गवाही के बाद कोर्ट उन परिस्थितियों को आरोपी के सामने स्पष्ट रखता है जो कि रिकॉर्ड पर आरोपी के विरुद्ध दिखाई पड़ती हैं। आरोपी बिना शपथ लिए इन सवालों के जवाब कोर्ट को समझाता है कि प्रोसिक्यूट्रिक्स ने उसके खिलाफ मुकदमा क्यों लिखवाया, क्यों और कैसे ये सबूत उसके खिलाफ लाए गए और उसकी सफाई क्या है। यह आरोपी के सेक्शन 313 सीआरपीसी का कथन होता है। इसके साथ ही आरोपी से यह भी पूछा जाता है कि क्या इन सब बातों के बाद यानी कि प्रोसिक्यूशन विटनेसेस के बाद और उसके द्वारा कोर्ट को समझाए जाने के बाद 313 सेक्शन सीआरपीसी में क्या इसके बाद भी वह इस बात की जरूरत समझता है कि उसे अपनी सफाई में कुछ डिफेंस विटनेसेस लाए जाने हैं। यदि आरोपी के पक्ष में और आरोप को झूठा साबित करने वाला कोई गवाह होता है तो आरोपी उस गवाह को कोर्ट के सामने लाता है और अपने डिफेंस विटनेस के रूप में उसे वहां एग्जामिन करता है। जैसे आरोप के दिन तो आरोपी यहाँ था ही नहीं, एक मित्र के घर उसके गांव में गया हुआ था, तो ऐसे में उस मित्र को डिफेंस विटनेस के रूप में कोर्ट में लाया जाएगा और यह स्टेज डिफेंस एविडेंस कहलाती है। यह ट्रायल में गवाही की अंतिम स्टेज होती है। अब मतलब डिफेंस एविडेंस के बाद में गवाहियां खत्म हो जाती हैं। पूरे ट्रायल में आरोपी द्वारा अंतिम काम होता है कि जो भी कुछ पूरे इन्वेस्टिगेशन प्री ट्रायल या ट्रायल के दौरान हुआ है उसको कोर्ट के सामने इस रूप में रखे कि आरोप की बेगुनाही साफ साफ दिखाई पड़े। इस तरह संपूर्ण मामले को कोर्ट में सामने रखने को फाइनल आर्ग्यूमेंट्स कहते हैं। जिस तरह से क्रॉस एग्जामिनेशन एक पूरा तकनीकी काम है, उसको करने की अनेक विधियां हैं, उनमें सूक्ष्म स्किल्स होती हैं, उसी तरह से फाइनल आर्ग्यूमेंट्स भी एक बहुत महीन तकनीक से परिपूर्ण और अनेक विधियों में किया जाने वाला काम है। यह दही बिलोने के बाद मक्खन निकालने जैसा महत्वपूर्ण भी होता है। यदि इसमें चूक गए तो पूरे ट्रायल को संवारने की मेहनत बेकार चली जाती है। आरोपी का पूरा किया धरा पानी में बह जाता है।
इसलिए बहुत सारे क्लाइंट्स हमसे क्रॉस एग्जामिनेशन के साथ साथ अपने केसेस के फाइनल आर्गुमेंट्स भी तैयार करवाते हैं, और हम करते हैं क्योंकि अपने क्लाइंट्स को बचाने के लिए हम हर कानूनी कदम उठाते हैं। उनका जीवन हमारे लिए बहुत बेशकीमती है। हम आपके लिए डिस्टेंस एडवोकेसी उपलब्ध करवाते हैं। यहाँ अपने ऑफिस से ही हम आपकी सभी कानूनी समस्याओं का हल आपको उपलब्ध करवाते हैं। आपको क्रॉस एग्जामिनेशन, एप्लीकेशन, फाइनल आर्गुमेंट, अपील, रिवीजन सब कुछ अपने पास से उपलब्ध करवाते हैं। समस्या कोई भी हो, फॉल्स एलिगेशन, डोमेस्टिक वायलेंस एलिगेशन, मैरिटल क्रूएल्टी एलिगेशन या कोई भी अन्य, हमारी सुरक्षा और हमारी सलाह आप तक पहुंच जाएगी, चाहे आप भारत के किसी भी कोने में रहते हो। यंग एडवोकेट कलीग्स अपने केसेस की समस्याओं को हल करने के लिए हमारे मेंबर्स बने। हम उनको पूरा बैक एंड सपोर्ट देंगे। फ्रंट एंड सपोर्ट चाहिए तो वह भी उनको मिलेगा। जो नए एडवोकेट्स मेहनत व परिश्रम कर सकते हैं, हम उनको भी कोर्ट में अपीयर होने के चांस उपलब्ध करवाते हैं। यदि ये चाहें तो अपना रेज्यूमे हमें भेजकर हमसे बात कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है indianlegalsystem.org। इस पर अनेक बहुमूल्य जानकारियां आपकी सरल भाषा में उपलब्ध हैं। हमारी YouTube चैनल पर सभी वीडियोस झूठे आरोपों से बचने की कोई ना कोई युक्ति सुझाती हैं। आप इनको देखें और जानें, ये आपको बचाएंगी और ये आपको बताएंगी। हमसे संपर्क व्हाट्सएप पर करें। हमसे संपर्क का तरीका सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। यह सब वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में भी होता है। हम आपसे मिलने का अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपसे नए वीडियोस मिस ना हो जाएं। हम आपसे अगली वीडियोस में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए प्रणाम।